कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में आधुनिक भारत पढ़ा रहा हूँ। आधुनिक भारत का इतिहास प्लासी के युद्ध से शुरुआत की है मैंने। पिछले वीडियो मैंने प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि बताया था, थोड़ा सा बंगाल के नवाबों के बारे में बताया था। ये भी बताया था कि क्यों अंग्रेजों की नज़र सबसे पहले बंगाल पर ही पड़ी। अंग्रेजों ने बंगाल में ही सबसे पहले राजनीतिक सत्ता हासिल की। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य 3 प्रमुख मुद्दों पर मतभेद था। मैंने ये बताया था कि प्लासी युद्ध की यही तीनों पृष्ठभूमि बने। 3 कारण क्या? सिराजुद्दौला के सगे संबंधियों के साथ मिलकर अंग्रेजों द्वारा षड्यंत्र करना नवाब के खिलाफ। दूसरा, सिराजुद्दौला के मना करने के बावजूद अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी करना। और तीसरा, सिराजुद्दौला के मना करने के बावजूद अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करना। दस्तक अर्थात निःशुल्क व्यापार का अधिकार पत्र। यह निःशुल्क व्यापार का अधिकार पत्र कंपनी को दिया गया था मुगल बादशाह द्वारा। निःशुल्क व्यापार करने से नवाब को घाटा हो रहा था बंगाल में। यह घाटा तब और बढ़ गया जब निःशुल्क व्यापार के अधिकार पत्र अर्थात दस्तक का प्रयोग निजी व्यापार के लिए किया जाने लगा। यानी जो अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी थे अपने पर्सनल व्यापार के लिए दस्तक दिखाकर चले जाते थे सामान लेकर, कहीं शुल्क नहीं देना पड़ता था उन्हें। ठीक है, तो इन तीनों कारकों के आधार पर अंग्रेजों और सिराजुद्दौला का मतभेद बढ़ता गया और अंत में सिराजुद्दौला मजबूर हो गया कलकत्ता पर आक्रमण करने के लिए, फोर्ट विलियम पर, जहां किलेबंदी को मजबूत कर रहे थे, है ना। तो उपरोक्त कारणों के आधार पर सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और 20 जून 1756 को उसने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 20 जून 1756 को, ध्यान है प्लासी का युद्ध 57 में हुआ था, तो 1 साल पहले की बात है लगभग, है ना। सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया और 20 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार करके फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम की किलेबंदी थी, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। इसके बाद सिराजुद्दौला ने 446 अंग्रेजों को कैदी बना लिया। इन 446 लोगों में कुछ महिलाएं और बच्चे भी थे। इन कैदियों को सिराजुद्दौला ने एक छोटे से घुटन युक्त कमरे में, जिसमें रोशनदान या खिड़कियां नहीं थी, तो एक छोटे से घुटन युक्त कमरे में 446 लोगों को उसने बंद कर दिया, जिसमें कुछ महिलाएं और बच्चे भी थे। 20 जून की रात की बात है। 21 जून को सुबह जब दरवाजा खोला गया था, केवल 21 व्यक्ति ही जीवित थे। छोटे से कमरे में जिसमें रोशनदान या खिड़की न हो, 446 लोगों को बंद किया जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। रात भर बहुत बड़ी त्रासदी थी, घुट घुट कर लोग मर गए। सुबह खोला गया तो 21 लोग जिंदा मिले थे। उन 21 जिंदा लोगों में जो बचे थे जीवित, उसमें इस घटना की जानकारी देने वाला अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल भी था। ये फोर्ट विलियम का अधिकारी था, सुरक्षा कर रहा था, तो हॉलवेल भी उसी में शामिल था। इस घटना को, जिसमें 21 व्यक्ति ही जीवित बचे थे, बाकी लोग दम तोड़ कर मर गए, क्या कहा जाता है? काल कोठरी त्रासदी, इंग्लिश में ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी की जानकारी किसने दी है? 4 विकल्पों में से हॉलवेल को चुन लिया जाएगा, है ना। जब प्रश्न पूछा जाएगा तो हॉलवेल ने इस त्रासदी की जानकारी दी है। प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, लोग इसका डेट याद कर लेते हैं, व्यक्तियों की संख्या याद कर लेते हैं, लेकिन हॉलवेल को भूल जाते हैं। ऐसा मैंने कई बार देखा है। हॉलवेल को याद कर लीजिएगा, हॉलवेल ने इसकी जानकारी दी है। हाँ, ये अभी जो चैप्टर चल रहा है इसमें बहुत समझ आधारित मुद्दे नहीं है, अभी कहानी है, कहानी को आगे बढ़ने दीजिए। समझ आधारित मुद्दे तब आएंगे जब भारत में उपनिवेशवाद का प्रभाव पड़ेंगे, अंग्रेजी शासन का जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक प्रभाव रहा, तब कॉन्सेप्ट विकसित होगा आपका, है ना। वही संकल्पना थोड़ी सी डेवलप होगी कि अंग्रेजों ने शासन कैसे किया देश पर, क्यों विद्रोह पनपा। खासकर 1857 के विद्रोह के कारण जब पढ़ेंगे तो वहाँ ढेर सारी चीजें पढ़ी जाएंगी कॉन्सेप्ट में। अभी तो अंग्रेजों का भारतीय शासकों के साथ टकराव पड़ रहा है कि कैसे वो धीरे धीरे यहाँ की व्यवस्था में छेद करके सत्ता हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहानी नुमा पढ़ते जाइए। हाँ, प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिहाज से ये एरिया बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और दूसरे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर किताबों में इतना उलझन हो जाता है, इतने सारे फैक्ट्स, एक एक संधि में 6-6 प्रावधान है। बच्चे देखते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रावधान हम याद कैसे करें, जबकि जीएस में वो सब नहीं पूछा जाता है। जीएस में कहानी पूछी जाती है ना। जो फ्रंट की कहानी होती है वही अगर आप जान जाएंगे तो जीएस बहुत अच्छा हाल होता है। लेकिन किताबों में क्या है कि जीएस के लिहाज से कोई बहुत अच्छी किताब इतिहास में आमतौर पर मिलती नहीं है, बहुत सारे उलझाऊ बातें हैं। अभी मराठों की बात चली नहीं कि अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों की बात खत्म नहीं कि बंगाल के नवाब आ गए, उनकी बात खत्म नहीं
तब तक निजाम लोग आ गए, तो किताबें पढ़ने से बहुत उलझन हो जाता है। यहाँ पे मैं प्रयास करूंगा सुलझा के, हाँ थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इतना दावा है कि सुलझ जाएगा आपका इतिहास। धीरे धीरे पढ़िए। इस घटना के बाद अब कलकत्ता पर तो सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया। मूल कारण देखिए, हमेशा आर्थिक हितों का टकराव होता है। अंग्रेजों सिराजुद्दौला में मूल कारण क्या था टकराव का, अगर ये पूछा जाएगा, सिंपल सी बात है, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग निजी व्यापार में, यानी बिना शुल्क दिए ही जो व्यापार करते थे। ये वाणिज्यवाद का दौर था। अंग्रेज जब शुरू में आए थे तो वाणिज्य कर रहे थे। वाणिज्य मतलब यहाँ से बना बनाया माल लेते थे और विदेशों में बेच आते थे। अभी भारत को कच्चे माल का स्रोत नहीं बनाया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल का स्रोत बाद में बनाया, जब उनका भारत पर अच्छे से अधिकार हो गया। तो अभी तो वाणिज्यवाद का दौर था, मतलब वस्तु यहाँ पे लेना और बाहर ले जाके बेच देना। विशुद्ध एक व्यापारी की तरह काम कर रहे थे अंग्रेज। तो इस घटना के बाद कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने मद्रास से लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना भेजी, एक सैन्य अभियान भेजा। लॉर्ड क्लाइव एक बहुत ही तेज तर्रार सेना नायक हुआ करता था उन दिनों अंग्रेजों का। तो मद्रास से लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान भेजा। फिर लॉर्ड क्लाइव ने जब कलकत्ता पहुंचा तो फोर्ट विलियमपुर ने फिर से अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला डर गया, डर के उसने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए कि फिर से युद्ध न करना पड़े, अंग्रेजों से एक संधि कर ली। उस संधि को हम क्या कहते हैं, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757, 20 जून 56, अगले साल 9 फरवरी 1757। यहाँ पे डेट शायद ही कभी पूछा जाएगा अलीनगर की संधि का, आपसे नहीं पूछा जाएगा, जीएस में नहीं पूछा जाता, लेकिन कालक्रम पूछा जा सकता है। 4 घटनाएं दे देंगी, बोलेगा कि इन चारों घटनाओं को सही कालक्रम से सजाइए, ABCD। चारों ऑप्शन में 4 घटनाएं होंगी बेतरतीब, किसी एक ऑप्शन में क्रम से दिया गया होगा, किसी एक विकल्प में उसी को जो क्रम से दिया गया है उसी विकल्प को चुनना होता है। तो ये तभी होगा जब कहानी अच्छे से याद रहेगी। हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि कर ली। अलीनगर की संधि का मतलब ये था कि सिराजुद्दौला ने स्वीकार कर लिया संधि के माध्यम से कि आप दस्तक का प्रयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं, मैं रोकूंगा टोकूंगा नहीं, यानी निःशुल्क व्यापार का जो अधिकार मुगल बादशाह ने आपको दिया है उसमें मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। अलीनगर की संधि का मुख्य उद्देश्य यही था। हाँ, इसके बाद क्लाइव के दिमाग में खुरापात हुआ। क्लाइव सोचने लगा कि जब तक ये शासक रहेगा सिराजुद्दौला, चैन से हमें बंगाल में व्यापार करने नहीं देगा। इसका एक उपाय तलाशना बड़ा जरूरी है। क्या उपाय हो? इसको हटा दिया जाए। कैसे हटा दिया जाए? कैसे भी करके इसकी जगह एक कठपुतली शासक रखा जाए सिराजुद्दौला की जगह। कठपुतली शासक मतलब बंगाल की जनता देखेगी कि हाँ हमारा शासक स्थानीय शासक है। भाई अचानक वो अंग्रेज को शासक के रूप में नहीं देख सकते थे स्थानीय जनता, तो अंग्रेज शुरू में जहां भी अधिकार करते थे एक मुखौटा शासक बैठा देते थे गद्दी पे, तो प्रजा सोचती थी कि हाँ हमारे राजा सही हैं। तो राजा में एक तरह की धार्मिक आस्था हुआ करती थी उन दिनों। लोग राजा को गद्दी से हटते देखना बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो अंग्रेज क्या करते थे कि किसी शासक को पराजित करते थे, अपना पसंदीदा एक शासक बैठा देते थे वहां पे। तो इन्होंने सोचा कि सिराज को हटाकर एक कठपुतली शासक बैठा दिया जाए गद्दी पर, है ना, जो कि देखने के लिए शासक हो लेकिन बात पूरी तरह मेरी माने, यानी जो मैं कहूँ वही ये करे बंगाल में, तभी हम चैन से व्यापार कर पाएंगे बंगाल में। तो क्लाइव के दिमाग में एक खुरापात आया, वो षड्यंत्र करने लगा। उसने एक षड्यंत्र रचा सिराजुद्दौला के खिलाफ। किसके साथ मिलकर? सिराजुद्दौला के जो परंपरागत विरोधी थे, जैसे मिर्जाफर को सिराजुद्दौला ने हटा दिया था सेनापति के पद से, तो निश्चित रूप से सिराजुद्दौला का विरोधी था, और भी 1-2 लोग रहे होंगे। तो उसने क्या किया, सिराजुद्दौला के विरोधियों को अपने पक्ष में मिलाया और उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। इसके बाद क्लाइव ने बंगाल की गद्दी पर एक कठपुतली शासक बैठाने के लिए सिराज के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, जिसमें सिराज के विरोधियों ने क्लाइव का साथ दिया। ये 3 विरोधी कौन से थे? मिर्जाफर, सिराज का पूर्व सेनापति, राय दुर्लभ बंगाल का दीवान था, है ना। तीसरा दीवान मतलब राजस्व वसूली का काम करने वाला, सैनिक काम भी करता था, सेनापति भी था। जगत सेठ बंगाल का एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से समझौता किया, एक गुप्त समझौता हुआ, यानी सिराज के तीनों विरोधियों और लॉर्ड क्लाइव ने मिलकर एक गुप्त समझौता किया। इस गुप्त समझौते के तहत तय हुआ कि एक छद्म युद्ध लड़ा जाएगा, जो दिखाने के लिए युद्ध होगा, लेकिन ये युद्ध नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि राय मिर्जाफर पहले से ही तैयार हो गया था कि मैं तो सेनापति हूँ दिखने के लिए केवल, लेकिन आप जब हमला करेंगे तो मैं चुपचाप बैठ के तमाशा देखूंगा सिराजुद्दौला की तरफ से, है ना। तो ये षड्यंत्र था। तो गुप्त समझौते के तहत तय हुआ कि एक छद्म युद्ध लड़ा जाएगा और उसके बाद सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। यही असली मोहरा था जो सिराजुद्दौला का सेनापति था। 3 सेनापति थे इस युद्ध में सिराजुद्दौला के। हाँ, तो तय हुआ कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर मतलब नवाब पर आक्रमण कर दिया तो युद्ध तय हो गया। युद्ध कहां पर हुआ? प्लासी में हुआ। 23 जून 1757 प्लासी नामक स्थान पर बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर है प्लासी। सवाल हमेशा पूछा जाता है कि प्लासी किस नदी के तट पर है? भागीरथी नदी के तट पर। जब गंगा हिमालय से निकलकर 5 राज्यों को क्रॉस करते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, वर्तमान पश्चिम बंगाल, तो आप देखते हैं कि गंगा की एक धारा उसका साथ छोड़कर दक्षिण में मुड़कर कलकत्ता की तरफ चली जाती है। नदी का नाम है हुगली। मुख्य धारा बांग्लादेश की तरफ बढ़ती है, तो उस मुख्य धारा को जो बांग्लादेश की तरफ बढ़ती है हुगली नदी के साथ छोड़ने के बाद उसे भागीरथी कहते हैं। मतलब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की 2 धाराएं हो जाती हैं, एक कलकत्ता की तरफ मुड़ जाती है हुगली, एक बांग्लादेश की तरफ, उसे कहते हैं भागीरथी। तो यानी वही भागीरथी अर्थात गंगा नदी के तट पर प्लासी है। सवाल अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। डेट 23 जून 1757 कौन से जिले में है प्लासी? नदिया जिले में है। ये युद्ध इतना महत्वपूर्ण ये हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि इसी युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करने की शुरुआत की थी। ये पहला युद्ध था जिसने अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो एक तरफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व 3 सेनापति कर रहे थे, मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ। मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ। वास्तव में ये एक छद्म युद्ध था, लिखते जाएंगे जैसे बोल रहा हूं। वास्तव में एक छद्म युद्ध था, दिखावे के लिए युद्ध था, क्योंकि सिराजुद्दौला के तीनों धोखेबाज सेनापति चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखता रहे, यानी उन्होंने एक गोला भी नहीं दागा, एक तलवार भी नहीं उठाया। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला मारा गया। खड़े होकर तमाशा देखते रहे, परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला मारा गया। ठीक 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने युद्ध कौशल से नहीं जीता था। इस युद्ध को अंग्रेजों ने युद्ध कौशल से नहीं जीता था, अर्थात यह अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता का परिचायक नहीं था, क्योंकि सैनिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करने का मौका ही कहाँ मिला अंग्रेजों को? ये लोग पहले से ही मिले थे। तो ये युद्ध अंग्रेजों ने युद्ध कौशल से नहीं जीता था। ध्यान दीजिएगा, कथन वथन दिया जाएगा तो फंस जाएंगे। जैसे प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने अपने युद्ध कौशल से जीता, गलत कथन है, ये तो एक धोखा था, है ना। तो युद्ध कौशल से नहीं जीता था, अर्थात एक लाइन और जोड़िए कि यह युद्ध अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता का परिचायक नहीं माना जा सकता इसे, बल्कि यह तो एक षड्यंत्र था, युद्ध का दिखावा था। ठीक, के एम पनिक्कर का कथन अक्सर पूछा जाता है प्लासी के बारे में। के एम पनिक्कर ने कहा था कि प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं बल्कि एक सौदा था, जिसमें मीर जाफर और बंगाल के अमीर लोगों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। नवाब मतलब सिराजुद्दौला। ठीक है, के एम पनिक्कर का कथन है, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट, प्लासी के बाद भारत के सबसे समृद्ध प्रांत को खूब लूटा गया। भाई एक कठपुतली राजा बना दिया गया मीर जाफर। अभी कठपुतली राजा जो अंग्रेजों की इच्छा से बना है, उन्हीं की कृपा पर निर्भर है, वो अंग्रेजों की कार्यविधियों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा, हिम्मत ही नहीं होगी। तो मीर जाफर कठपुतली शासक था, उसके काल में अंग्रेजों ने बंगाल को खूब लूटा। कैसे? अंग्रेज डाकू नहीं थे, उनके लूटने का अपना एक विशिष्ट तरीका था। करते क्या थे? व्यापार करते थे। व्यापार करना तो ठीक है, लेकिन शुल्क नहीं देते थे। शुल्क अगर आप राज्य को नहीं देंगे, फ्री में व्यापार करेंगे, तो राज्य को इनकम कहां से होगा? फिर राज्य अपना राज्य संचालन कैसे चलाएगा? तो इस तरह से ये लूट ही तो है एक तरह की। तो प्लासी के बाद भारत के सबसे समृद्ध प्रांत को दस्तक के दुरुपयोग, यानी दुरुपयोग मतलब निजी व्यापार करके, शुल्क नहीं दिए, दस्तक के दुरुपयोग, निजी व्यापार और घूस के माध्यम से समय समय पर नवाब से घूस प्राप्त करते रहते थे उसके जो अधिकारी थे। तो इन तीनों चीजों के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल को खूब लूटा, है ना। एक सवाल पूछा जाता है कि 1760 से लेकर 1772 तक के काल को किसने डाकू राज्य की संज्ञा दी है बंगाल में?
आगे आएगा अभी जब हम द्वैत शासन प्रणाली पढ़ाएंगे। बाद में जब इस युद्ध को होने के बाद जब बंगाल का अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो बंगाल में द्वैत शासन लागू किया। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। तो बाद में पढ़ेंगे, एक मिनट। हाँ, तो इसके बाद जैसा कि पहले से तय था, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। अब अंग्रेज किंग मेकर की भूमिका में आ चुके थे। अंग्रेज बंगाल में किंग मेकर यानी राजा निर्माता की भूमिका में आ चुके थे। वो जब चाहते अपने पसंदीदा शासक को बैठाते, जब चाहते हटा देते। क्यों? क्योंकि उन्हीं की कृपा से शासक बन रहे थे। तो किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे। 30 जून 1757 को मीर जाफर को नवाब बनाया गया। ध्यान रहे, याद कैसे करते हैं? 23 जून 1757 प्लासी, 23 जून, और ये 30 जून, 30 जून यानी 7 दिन बाद 30 जून 1757 को मीर जाफर को नवाब बनाया गया। इसके बदले में मीर जाफर को भी कुछ देना होगा। क्या दिया? 24 परगना की जमींदारी दिया, मतलब राजस्व वसूली का अधिकार। अंग्रेजों के हाथ में पैसा आएगा इससे। 24 परगना, एक परगने का नाम था, उसकी जमींदारी दे दी, मतलब वहां का राजस्व, भू राजस्व कौन उसे देगा? अंग्रेज वसूलेंगे। तो 24 परगना की जमींदारी दे दी और साथ ही 37 लाख पाउंड युद्ध हर्जाने के रूप में दिया। अंग्रेजों की एक आदत थी, अच्छी चाहे बुरी, जब भी युद्ध करते थे स्थानीय राजाओं से, यहाँ के राजाओं से, तो उसे हराने के बाद युद्ध क्षतिपूर्ति जरूर लेते थे, यानी युद्ध का हर्जाना, कि तुम्हारी वजह से हमें युद्ध करना पड़ा तो चलो हर्जाना दो। तो 37 लाख पाउंड युद्ध हर्जाने के रूप में दिया। ये सब चीजें जो आज पढ़ाया वो महत्वपूर्ण था। परीक्षाओं में या तो पूछा गया है या तो पूछे गए प्रश्नों से रिलेटेड बातें हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में उठाए जाने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। इतिहास तेजी से बढ़ेगा। 24 सितंबर तक मैं नहीं कहता हूं कि नहीं 100% खत्म ही हो जाएगा, लेकिन काफी कुछ जहां से महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाती कवर हो जाएगा, है ना। और 18, 19 परीक्षाएं आप देंगे ही, ऐसा तो नहीं कि 2017 का अंतिम अटेम्प्ट है। 24 सितंबर तक जो नहीं भी खत्म होगा, आगे आपका ये बहुत ही मजबूत आधार का काम करेगा। नोट्स बनाकर पढ़ते रहिए। किताबें पढ़ने से इतना लाभ कभी नहीं मिलेगा। किताबें पढ़ते भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ कहानी नहीं बन पाती है। विश्वास करिए, निश्चित रूप से ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और ठीक है, मनोबल बढ़ाते रहिए मेरा भी आप लोग। नमस्कार।